हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके क्लास 11th में केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताएंगे। आपको पहले भी ये ज्ञात हो चुका है, हमने बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद वैज्ञानिक ये तो समझ गए कि परमाणु वास्तव में परमाणु से भी छोटे कण है। परमाणु कई कणों से, फंडामेंटल्स पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो ये तो चूंकि परमाणु जो एटम था वो न्यूट्रल पार्टिकल्स था, न्यूट्रल कण था, उदासीन कण था। अब उसमें नेगेटिव पार्ट मिलना ये सिद्ध करता है कि इसको नेगेटिविटी को कैंसिल करने के लिए पॉजिटिविटी भी होना चाहिए। इस आधार पर सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने सन 1886 में पॉजिटिव कणों के डिस्कवरी की खोज के बारे में प्रयास किया और उन्होंने एक उसी तरह से जिस तरह से कैथोड रेस के लिए कॉन्स की एक जिस तरह से विसर्ग नलिका ली गई थी, स्पार्क ट्यूब ली गई थी, जिसे हम सबसे पहले क्रूक्स ट्यूब बताए थे, उसी तरह की एक यहाँ पर भी डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, विसर्ग नलिका ली गई। और उसमें पहले तो स्टार्टिंग में यहाँ पर उसी तरह से कैथोड और एनोड एंडिंग पॉइंट पे ले गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर देखा गया कि यदि ये कैथोड और ये एनोड था तो जिस तरह से कैथोड रेस निकल रही थी तो कुछ किरणें, अदृश्य किरणें यहां से भी निकल रही थी एनोड से कैथोड की ओर, बट वो शाइन नहीं हो पा रही थी। तब इसको चेंज करके गोल्डस्टीन ने उसमें थोड़ा संशोधन किया और मध्य भाग में एक परफोर्टेड या पोरस आप कह सकते हो छिद्रयुक्त कैथोड लिया। छिद्रयुक्त कैथोड लगाने के पश्चात उन्होंने देखा कि कुछ तो किरणें, जैसे ये कैथोड रेस इधर जा रही है, इसके पश्चात इसमें से बड़ी तीव्रता से एक अलग प्रकार की किरणें भी निकल रही हैं, जो कि छिद्रयुक्त कैथोड मतलब परफोर्टेड कैथोड के होल में से बड़ी तीव्रता से निकलकर और नेगेटिव पार्ट की ओर, एनोड चार्ज की ओर, कैथोड चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर बड़ी तीव्रता से गमन कर रही हैं। जब इनको भी यहाँ पर फ्लोरेसेंस लगाया गया, जिंक सल्फाइड यहाँ पर यूज किया गया, तो यहां भी ग्रीन कलर, हरे रंग की फ्लोरेसेंस प्रदीप्त उत्पन्न हुई। अब इन किरणों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इसमें पॉजिटिव कण है, पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी हुई है, और इस तरह से इनको चूंकि ये एनोड से निकल रही थी या निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, इसको बाद में डिस्कस भी किया गया और कंफर्म किया गया कि वास्तव में ये किरणें एनोड से नहीं निकल रही हैं। ये रियलिटी ये थी कि इस जो ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई थी, उस गैस से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात, आपको बता दें यहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कैसे पहले निकलते हैं, कैथोड रेस कैसे उत्पन्न हुई। स्टार्टिंग में तो जब हाई वोल्टेज विभव लगाया गया तो यहां पर स्टार्टिंग में जो ये मैटर था, मटेरियल लगा हुआ था, जिससे वो कैथोड बना हुआ था, यहां पर ध्यान रखना है, उस सब्सटेंस से स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन निकले
वो इलेक्ट्रॉन उच्च वेग से, हाई स्पीड से कैथोड से एनोड की ओर जैसे ही अभिगमन करने लगे तो मध्य भाग में चूंकि गैस भरी हुई थी, गैसों से ये बहुत स्पीडली अट्रैक्ट किए, टक्कर किए, टकराने के पश्चात उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निष्कर्षित हुए और उसी के फ्लो में, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में यो भी जाकर के एनोड की ओर जाने लगे। और इस तरह से स्टार्टिंग में तो कैथोड का जो मेटल था, मटेरियल था, जो भी सब्सटेंस था उससे निकला। इसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर भरी हुई ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस से निकले आयनाइजेशन के पश्चात। अब यहां पर जो आयनाइजेशन के पश्चात शेष भाग, जो शेष पार्ट बचा एटम का, परमाणु का, वो पॉजिटिव चार्ज था, तो वो भी धीरे से, यहां पर ध्यान रखना, वो भी धीरे से एनोड की ओर जाने लगा। एनोड चूंकि पॉजिटिव चार्जेबल था, ध्यान रखें यहां पर, और प्लस प्लस को रिफ्लेक्ट करता है, तो जैसे वो यहां पर टक्कर करना चाहा और टकराया, तो यहां से एनोड से वो बड़ी स्पीडली से रिफ्लेक्ट हुआ और सीधे यहां पर बैक साइड में, चूंकि यहां पर कैथोड में होल थे, होल था, पोर्स थे, तो यहां पर से ये होल से निकल कर सीधे इधर को विपरीत, यानी कैथोड रेस के विपरीत चलने लगे। इस तरह से यहां पर स्टार्टिंग में चूंकि ये होल से निकल रहे थे, यहां पर परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ है, पोरस कैथोड लगा हुआ है, तो यहां पर होल से निकल कर जाने वाली किरण को कैनोल रेस कहा गया। पहले कैनोल यानी छिद्र से, होल से निकलने लगा, तो उसको सबसे पहले कैनोल रेस कहा गया, कैनोल किरण कहा गया। इसके बाद इस चूंकि एनोड से आ रही थी, इसलिए इसको एनोड किरण भी कहा गया। इस तरह से यहां पर एनोड किरण की खोज हुई। अब यहां पर जो प्रोटॉन खोजा गया, प्रोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया गया। अध्ययन के पश्चात इसमें जो प्रॉपर्टीज निकली उनमें हम कुछ यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहे हैं, जिनको आप नोट भी कर लेंगे। इसमें पहला पॉइंट, देयर मास इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। मतलब इसका द्रव्यमान ट्यूब में ली गई गैस के एटॉमिक मास से रिलेटेड था, बराबर था। सेकंड में आता है रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, यानी E/m का रेशियो तो जो E/m आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम था। थर्ड में चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, इक्वल था, लेकिन उसके विपरीत था, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन में चूंकि आप पहले भी जान चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेशित कण है, तो निश्चित है कि ये एक धन आवेश था उसमें, बट दोनों का मान इक्वल था, एक ही चार्ज था। अगला है रेडियस इक्वल। इसके जब रेडियस का वैल्यू निकाला गया, माप की गई, तो वहां पर इसके रेडियस लगभग 10⁻18 सेंटीमीटर एंड मास इक्वल 1.67 × 10⁻20 ग्राम, इतना निकला। इसका द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम था, जो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास निकाला गया था उससे लगभग 1836 गुना था, ज्यादा था। अगला इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसको एटॉमिक AMU एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान
1.0073 AMU मापा गया, जो कि हाइड्रोजन के आयंस यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो केवल हाइड्रोजन नाभिक था, यहाँ पर आप हाइड्रोजन आयंस लिख सकते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही, अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोटॉन ही बचता है, नाभिक के अंदर रहता है, तो इसको चाहे आप न्यूक्लियस कहें या एक आप आयंस बोल सकते हैं या एक प्रोटॉन्स बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन के बाद केवल प्रोटॉन ही बचता है। तो लगभग इसके मान के बराबर, हाइड्रोजन के मान के बराबर इसका मान एटॉमिक जो यहाँ पर मास निकला, तो इक्वल हाइड्रोजन आयंस या न्यूक्लियस। इसीलिए इसी के आधार पर यहाँ पर इसको हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो उसमें जब केवल प्रोटॉन बचता है, मतलब न्यूक्लियस बचता है, तो उसी को खास तौर पे हाइड्रोजन का जो प्रोटियम नाम, प्रोटियम प्रोटॉन से उत्पन्न हुआ एक वर्ड है, शब्द है, तो उसको उसी के आधार पर इसका नाम रदरफोर्ड ने, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, रदरफोर्ड ने ही एनोड रेस में जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स यानी कणों का नाम प्रोटॉन सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने रखा था। इस तरह से ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेस की खोज हो जाती है। अब हम इसके आगे आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन के डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की खोज। वास्तव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के पश्चात वैज्ञानिकों को बहुत समय तक रिलीफ मिला। ये तो कंफर्म हो गया कि एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेबल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, जिससे कुछ समय के लिए जो ये रिसर्च है वो लगभग स्टे हो गया, थोड़ा सा रुक गया, बंद तो नहीं कहा जा सकता है, बट स्टे थोड़ा सा रुका। यहाँ पर वास्तव में न्यूट्रॉन की खोज का कोई ओपिनियन नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, ऑब्जेक्ट ही नहीं था, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। कैसे हुआ ये हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। जब उस समय रेडिएशन की खोज चल रही थी, रेडियोएक्टिविटी की खोज चल रही थी, रेडियोएक्टिविटी के बारे में रिसर्च चल रहा था, साइंटिस्ट उसके बारे में काफी कुछ ज्ञात भी कर चुके थे कि कौन से एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव हैं। मतलब नेचुरली, प्राकृतिक रूप से रेडिएशन या रेडियोएक्टिविटी की जो खोज थी या उनके बारे में रिसर्च था वो चल रहा था। उसी समय सन 1932 में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, मतलब कृत्रिम तत्वांतरण के बारे में सोचा गया, और चैडविक ने सन 1932 चैडविक में पहली बार कृत्रिम तत्वांतरण के लिए यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बॉम्बार्डिंग की सबसे पहले, और उन्होंने कार्बन प्राप्त किया, मतलब बेरिलियम से कार्बन की उत्पत्ति, रेडिएशन, रेडियोएक्टिव। और यहां पर एक कण निकला जिसमें एक इकाई, 1 यूनिट भार था, द्रव्यमान था, बट चार्ज इज 0।
उसमें आवेश शून्य था, कोई आवेश नहीं था, बट उसमें प्रोटॉन के लगभग बराबर इक्वल ऑफ प्रोटॉन, उसमें जो मास था प्रोटॉन के लगभग बराबर था। यहां पर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, अब हमें मालूम हो चुका है, और इसका एटॉमिक मॉस होता है 9। अल्फा कण मीन्स आप 2He4 ऐसा रख सकते हैं। यहां पर आपको अल्फा कण के बारे में भी थोड़ा सा समझना है। अल्फा कण मतलब होता है हीलियम नाभिक न्यूक्लियस। हीलियम नाभिक को अल्फा कण की श्रेणी में, इसीलिए अल्फा इसको प्लस के रूप में लिखा जाता है। अल्फा पार्टिकल्स की जब इसमें बॉम्बार्डिंग की गई तो यहां पर 6C12 कार्बन प्राप्त होता है और एक न्यूट्रल कण बाहर निकलता है जिसमें लगभग एक प्रोटॉन के बराबर इक्वल ऑफ प्रोटॉन मास होता है, बट उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अतिरिक्त भी कोई एक कण मौजूद है और उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रल नेचर होने के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया और इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसको कोई भी तत्वांतरण आप करेंगे तो कैसे, किसी भी के जो तत्वांतरण होता है कैसे किया जा सकता है, आप कैसे इसको पा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें बेरिलियम है, बेरिलियम में जो चार्ज है कितना है 4 है। अब यहां पर जो ये अल्फा कण है इसका चार्ज इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो इसका कितना है 2 है, तो 4 + 2 = 6। अब यहां पर निश्चित रूप से 6 वाला कोई कण प्राप्त होगा, तो 6 किसका है, कार्बन का है। ये देखिए यहां पर ये 6 हो गया। अब यहां पर इसके मॉस को जोड़िए, तो यहां बेरिलियम का मॉस जो होगा कितना है 9, तो 9 प्लस इसका मार्क्स इंक्लूड होगा क्योंकि बम्बार्डिंग होती है, फिक्स होता है, ये फ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद कण निकलते हैं। तो यहां पर ये 4, तो कितना हुआ 9 + 4 = 13 हुआ। और जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मॉस कितना होता है 12 है, तो -12 = 1 शेष बचा, चार्ज कुछ नहीं भाई, और ये चार्ज जो मॉस है ये यहां पर न्यूट्रॉन का मास 1 आ गया। इस तरह से आप किसी भी का कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो उन्होंने किया और ये न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब इसके आगे को वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज